हेलो एवरीवन। तो आज हमारे पास हैं कुछ सांख्यिक प्रश्न जो आपकी अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। तो चलिए फिर इनका एक बार हम सॉल्यूशंस देख लेते हैं, जिससे कि आप इन्हें समझ कर अपनी परीक्षा में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो चलिए वे एक बार इन्हें हम देख लेते हैं। तो ये हैं हमारा विषय भौतिकी का ये पेपर है। तो एक बार हम देख लेते हैं इनमें जो सांख्यिक प्रश्न इसमें दिए गए हैं। तो इसमें पहला है, यदि x बराबर a प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर हो, जहाँ x मीटर में है और t सेकेंड में है, तो c की इकाई क्या होगी। यह हमारा MCQ का पहला क्वेश्चन है। तो इसमें हमें MCQ में दिया होता है, तो नॉर्मल ये मीटर प्रति सेकेंड है और मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है और किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड है और मीटर क्यूब प्रति सेकेंड है। ठीक है, तो इससे पहले हम सॉल्व करके देख लेते हैं। देखिए ये सॉल्यूशंस का जो कि ये है, इसमें जो है हम पहले समीकरण के बारे में डिटेल्स लिख लेते हैं। फिर हम यहाँ ये जो सिद्धांत ये पूरा लिखा हुआ है, ये समांगता का सिद्धांत है। इसमें अगर समीकरण के एक पद यानी बायां पक्ष अगर जो है मीटर में अगर इसमें दिया गया है, तो दायां पक्ष में भी जितने पद दिए गए होंगे वो भी मीटर में ही होंगे। ठीक है, तो यहाँ चूँकि x की विमा L थी और मात्रक हम इसका मीटर हो गया था। इसी प्रकार जब हम दाएं की तरफ देखते हैं जो कि ये है, तो a की विमा जो है L हो गई और a का मात्रक जो है हमारा, या मात्रक या इकाई कहें, हमारा मीटर हो गया। ठीक है, अब हमारा सी टी स्क्वायर की विमा रहेगी है, जो कि हमें प्रश्न में पूछी गई थी, ये रही इसमें। तो यानी सी टी स्क्वायर में जो हमें सी की जो है इकाई पूछी थी इसने। तो सी टी स्क्वायर में पहले हम इसकी विमा निकालते हैं, क्योंकि सी की निकालने से पहले हमें पूरे पद की विमा निकालनी पड़ती है। तो ये एल इसका हो गया सी टी स्क्वायर की विमा। उसके बाद हम सी की विमा निकाल लेते हैं, चूँकि ये एल था तो टी स्क्वायर जो है यहाँ पर हमारे में बटे में चला गया। ठीक है, आप मल्टीप्लाई तो जानते ही हैं कि एक तरफ अगर कोई संख्या दी गई होती है और यहाँ अगर कोई गुणे में होती है, वो बटे में जा सकती है। ठीक, तो ये टी स्क्वायर हो गया और ये बराबर हम इसे लिख सकते हैं एल बटी टी स्क्वायर। ठीक है, अब चलिए हम फिर आगे देख लेते हैं। तो हमारा देखिए सी का मात्रक क्या आ गया, इकाई बराबर मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। यानी कि इसमें हमारा जो है, इसमें पहला प्रश्न का 20 इसमें सही है। ठीक है, अब चलिए हम दूसरा देख लेते हैं। तो दूसरा हमारा इसमें कह रहा है कि यदि परिकलित मान 2.7465 ग्राम में केवल 3 सार्थक अंक हैं, तो इसमें 2 सार्थक अंक हैं। तो इसमें कुछ ऑप्शंस हैं, 2 और 7, बी 7 और 4, और सी है 6 और 5, और चौथा है 4 और 6। ठीक है, तो सबसे पहले हम अगर इसको जब सॉल्व करते हैं, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें दिया है परिकलित मान 2.765। ठीक है, अब इसमें सार्थक अंक, इसमें जो है इसके बाद इन्होंने 3 सार्थक अंक की बात की है। तो 3 सार्थक अंक जो है हम इन्हीं में से काउंट करेंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ पर 0 होता तो हम यहाँ से फिर काउंट नहीं करते, फिर आगे जो भी नंबर्स दिए गए होते हैं वहीं से हम काउंट करते हैं। मान लीजिए यहाँ भी 0 होता, यानी यहाँ भी 0 यहाँ भी 0, तो आगे की ये जो नंबर्स हैं 4 6 5, तो इन्हें ही हम सार्थक अंक मानते हैं। अब चूँकि ये दोनों ही 0 नहीं है, तो इसलिए हम वैसे भी काउंट हम यहीं से करेंगे। ठीक है, तो इसमें अब सार्थक अंक पता किया कैसे जाता है, तो आप बस इसमें काउंट करना पड़ता है और इसमें नियम का ध्यान रखना पड़ता है कि जो है क्या उस नियम का पालन किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। तो इसमें कुछ सार्थक अंक के नियम है जो आप पढ़ लीजिएगा, जिससे आप इसे आसानी से कर पाएंगे। तो इसमें हम पहले 3 सार्थक अंक निकालेंगे। देखिए 1 2 3। ठीक है, तो देखिए इसमें यदि 2.7465 ग्राम में को 3 सार्थक अंक में व्यक्त किया जाए तो 2.74 ग्राम होगा, यानी 3 8 सार्थक अंक आपके ये होंगे, 2 7 और 5। अब चूँकि हमें क्वेश्चन में सिर्फ 2 सार्थक अंक के बारे में बात कही गई थी, तो हम सिर्फ 2.7 हो गई। ठीक है, ये 2 सार्थक अंक हो गए। अब इनमें हमें ऑप्शंस में दिया है सिर्फ 2 और 7, तो यानी कि हमारा इसमें ये 2 हो गया
और ये 7 हो गया। ठीक है, आई होप कि ये वाला आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो अब तीसरा देख लेते हैं। सार्थक अंकों की सही संख्या वाले 1.06 मीटर व्यास वाले वृत्त द्वारा खींचा गया क्षेत्रफल है। तो इसमें कुछ ये ऑप्शंस हैं, तो इसको पहले हम सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो दिया है वृत्त का व्यास बराबर, हम फिर से सॉल्व करेंगे अगर हम, तो इसमें है कि हम पहले लिखेंगे वृत्त का व्यास बराबर 1.06 मीटर, क्योंकि यही हमें पहले वैल्यू में यही दिया गया है। तो अब वृत्त द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल। अब वृत्त जो द्वारा घेरा गया ये क्षेत्रफल है, ये वृत्त की परिधि के बारे में दर्शाता है। और वृत्त की परिधि को हम वृत्त की लंबाई भी कहते हैं और वृत्त का क्षेत्रफल भी कहते हैं। ठीक है, तो हमने पहले इसकी त्रिज्या निकाल ली, क्योंकि अगर हम वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे तो हमें त्रिज्या की आवश्यकता पड़ती है, तो इसलिए हमने ये इसकी त्रिज्या निकाल ली है। ठीक है, तो हमने फिर फॉर्मूले में वैल्यूज रख दी और पाई का मान हमने 3.14 रख दिया। ठीक है, क्योंकि अगर हम 22/7 रखते तो हमें काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ती, इसी वजह से हमने 3.14 रख दी। ठीक है, अब इस सॉल्व करके हमारे पास इतनी ये मीटर क्षेत्रफल यानी हमारा ये इतना आया है। ठीक है, अब आपको इसमें एक ध्यान देना पड़ता है कि क्वेश्चन में कभी अगर आपको सार्थक अंक में अगर किसी का क्षेत्रफल या परिमाप पूछा जाए, तो आप पहले जो भी इसका मान निकले यानी परिमाण कि क्षेत्रफल कितना आया है और परिमाप कितना आया है, वो पहले आप निकाल लीजिए। उसके बाद आप जो भी इस प्रश्न में वैल्यू दी गई हो, व्यास की दी गई हो, त्रिज्या की दी गई हो, आप उसकी तुलना करें उससे। अब इसे नॉर्मल ये इतनी वैल्यू हमारी एरिया में आई थी यानी क्षेत्रफल में आई थी, लेकिन हम इसकी तुलना 1.06 मीटर से ही करेंगे। तो अब 1.06 मीटर है। ठीक है, तो इसमें 1, 2, 3 सार्थक अंक हैं, तो हमें भी इसमें से सिर्फ 3 सार्थक अंक ही चुनने हैं, ना कि पूरा लिखना है। ठीक है, तो हम इसमें से इसको तो काउंट करेंगे नहीं, क्योंकि नियम हमारा कहता है कि हम ये जीरो से यहाँ काउंट नहीं कर सकते हैं, तो हम यहाँ से काउंट करेंगे क्योंकि यहाँ भी जीरो है नहीं। तो 1, 2, 3। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो क्षेत्रफल आ गया ए बराबर क्या 0.882 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हम प्रश्न नंबर 4 पे आ जाते हैं। तो एक लड़का बिंदु ए से बिंदु बी तक त्रिज्या आर के वृत्ताकार पथ पर यात्रा करता है। यदि बिंदु ए और बी व्यास में विपरीत हैं तो तय गई दूरी और विस्थापन का अनुपात है। यानी एक लड़का जो हमारा इसमें वृत्त ये खींचा गया है और इसमें जो है ये ए बिंदु से बी बिंदु तक ये जाता है। ठीक है, तो इसमें जो है इसकी तय की गई दूरी और विस्थापन बताइए। ठीक है, अब चूँकि आप जानते हैं कि वृत्त पे जो है ये परिधि पे ही जा सकता है और एकमात्र ये व्यास के जरिए जा सकता है, क्योंकि ये आर का अगर दुगना कर दिया जाए तो ये हमारा क्या हो जाएगा, व्यासी तो हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है जो ये हमारी परिधि है। ठीक है, तो ये परिधि जो हमारी इसकी होगी ये यहाँ से ए बिंदु से बी बिंदु तक, तो ये हमारी क्या होगी, ये हमारी होगी दूरी। ठीक है, और ये जो यहाँ से ये इस लाइन तक जाएगी ये होगी क्या हमारी विस्थापन, जो कि हमारी किसके बराबर होगी 2r की, जो कि आप आगे अभी देखेंगे। तो इसके बारे में कुछ डिटेल से इसमें कुछ लिखा हुआ है, जैसे कि जब एक लड़का बिंदु ए से बिंदु बी तक त्रिज्या आर के वृत्ताकार पथ पर यात्रा करता है और बिंदु ए और बी व्यास में विपरीत होते हैं, तो वह वृत्त के एक अर्धवृत्त के रास्ते पर यात्रा कर रहा है। यानी इसका मतलब यही है कि वो अर्धवृत्त पर यात्रा कर रहा है। जब भी आपको प्रश्न ये कहा जाए कि यदि बिंदु ए और बी व्यास में विपरीत हैं। ठीक है, अब हम जो है इसकी दूरी और विस्थापन की गणना कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी दूरी निकाल लेते हैं। अब चूँकि हम प्रश्न में हम जान चुके हैं कि ये अर्धवृत्त की दूरी तय कर रहा है। ठीक है, तो अर्धवृत्त की जब ये दूरी तय करेगा यानी कि ये जो है हमारा जो ये गोला है ये तो हम जानते हैं पूरा, ये जो है हमारा 2πr के बराबर होता है। ठीक है, अब चूँकि अर्धवृत्त की दूरी तय कर रहा है तो इसीलिए जो है जो हमारा अगर हम अर्धवृत्त निकालना चाहें तो ये हमारा निकलेगा 2πr। ठीक है, चूँकि यहाँ पर एक कैपिटल में दिया गया है। ठीक है, प्रश्न में
तो हम उसी के हिसाब से यहाँ पे वैल्यूज़ को रखेंगे। ठीक है, अब बटे में 2 कर देंगे, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बचेगा क्या, पाई r, जो कि हमें ये देखिए उत्तर में आ दिया गया है। ठीक है, अब चलिए फिर आगे हम देख लेते हैं। तो अब चूँकि दूसरे में हम देखते हैं कि अब हम व्यास की बात जो हमारा व्यास था, यानी अब उसमें जो हम विस्थापन की गणना करेंगे। अब चूँकि ए और बी व्यास में विपरीत हैं, विस्थापन सीधी रेखा ए से बी तक होगा। यानी अभी आपको मैंने बताया था कि जो हमारा यहाँ ए बिंदु से बी बिंदु तक एक सीधी रेखा में ये जो व्यास होगा, यही क्या होगा, इसका जो है इसका विस्थापन होगा। ठीक है, तो अब विस्थापन तो हम जानते हैं कि जो ये हमारा व्यास इसमें था वो जो है 2r के बराबर होता है, ये तो हम जानते ही हैं। और हमारा जो व्यासी है वो हमारा विस्थापन भी है, तो अतः विस्थापन बराबर क्या हो गया, 2r हो गया। अब अनुपात की गणना हम कर लेते हैं। तो अनुपात का मतलब ये है कि आप जो भी वैल्यूज़ दी गई हों उन्हें बटे में एक ऊपर लिख दी जाए और एक बटे में लिख दी जाए। ठीक है, तो दूरी बटे विस्थापन। अब पाई आर हमने वैल्यू रख दी 2r, इससे आर आर कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, पाई बटे 2 हो गया। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 2 हो गया। 2 एस्केलेटर एक शॉपिंग मॉल की मंजिलों के बीच लोगों को एक ही दर से ऊपर या नीचे ले जाते हैं, या तो ऊपर या तो नीचे। एस्केलेटर की गति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, तो इसमें पहला है कि एक्सीलेटर की गति और वेग अलग अलग हैं। दूसरा है कि एक्सीलेटर का वेग समान है लेकिन गति अलग अलग है। और सी है कि एक्सीलेटर की गति या वेग समान है। और डी है कि एक्सीलेटर की गति समान है लेकिन वेग अलग अलग है। तो यहाँ एक्सीलेटर का मतलब तो आप समझ ही रहे होंगे, जैसे आप कहीं मॉल या कहीं कोई बिल्डिंग में गए होंगे तो आपने जो है एक चलते हुए जीने को देखा होगा, जिसपे लोग खड़े हो जाते हैं और नीचे से ऊपर जाते हैं या ऊपर से नीचे आते हैं। ठीक है, तो उसी को हम एक्सीलेटर बोलते हैं। ठीक है, तो एक्सीलेटर के पहले आप ये जान लीजिए कि उसमें गति किस प्रकार होती है और वेग कैसे होता है। ठीक है, तो ये पहला है कि एक्सीलेटर के संदर्भ में एक्सीलेटर की गति। तो एक्सीलेटर की गति एक निश्चित दर पे होती है, चाहे वह ऊपर जा रहा हो या नीचे। इसका मतलब यह है कि उसकी गति या स्पीड एक समान होती है। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यही हुआ कि जो है ऐसे हमारी ये एक्सीलेटर हो गया। ठीक है, और इसमें ये इसकी क्या हो गई, सीढ़ियाँ हो गई। ठीक है, अब यहाँ से एक बंदा अगर चढ़ा भी इस पर, तो ये एक नॉर्मल स्पीड मान लीजिए अगर 10 मीटर प्रति सेकंड से ये जा रहा है तो ये ऐसे पहुँच गया। ठीक है, अब ये बंदा जब लौट के आएगा यहाँ से, मान लीजिए दूसरा एस्केलेटर है वहाँ से भी आएगा अगर, तो ये जो है 10 मीटर प्रति सेकंड से ही आएगा, क्योंकि इसमें जो है गति निर्धारित पहले से ही होती है कि इधर से जाने में कितना समय कितनी देर रहेगी और इधर से आने में भी कितनी देर रहेगी। ठीक है, इसमें पहले से ही तय होता है कि आप इधर से कितने गति में जा रहे हैं और उधर से कितनी गति में आएंगे। ठीक है, तो यही इसमें उत्तर में समझाया गया है। अब हम एक्सीलेटर की वेग के बारे में बात कर लेते हैं। अभी तो हमने उसकी गति के बारे में बात की है, यानी उसकी चाल के बारे में। अब वेग में तो आप जानते हैं कि अगर चाल में दिशा जोड़ दी जाए तो वो वेग बन जाता है। ठीक है, अब चूंकि एक्सीलेटर का वेग दिशा के आधार पर बदलता है। यदि एक्सीलेटर ऊपर जा रहा है तो उसका वेग ऊपर की दिशा में होगा, और यदि वह नीचे आ रहा है तो उसका वेग नीचे की दिशा में होगा। यानी कि इसमें दिशा का परिवर्तन बार बार हो रहा है। अब चूंकि आप इसमें देख रहे थे, इधर से आप जा रहे हैं तो ये ऊपर की दिशा हो गई। ठीक है, ऊपर की दिशा हो गई। ठीक है, अब आप जो है नीचे आ रहे हैं तो नीचे की भी दिशा में हो रही, यानी कि इसमें दिशा परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, तो जिसकी वजह से हमें ये पता लग रहा है कि इसमें जो है इसमें गति तो ये क्या है, समान है, लेकिन जो हमारा ये जो वेग है ये क्या है, असमान है। ठीक है, या फिर ये कह सकते हैं हम अलग अलग है। ठीक है, तो यही इसमें उत्तर में दिया गया है कि एक्सीलेटर की गति समान है लेकिन वेग अलग अलग है, यानी हमारा जो इसमें डी ऑप्शन था वो सही है। अब प्रश्न 6 है,
विराम अवस्था at-0 से प्रारंभ करते हुए किसी कण का विस्थापन x बराबर gt² माइनस टी क्यूब द्वारा दिया जाता है, किस समय वेग 0 होगा। ठीक है, तो पहले हम जो है ये जो हमारा समीकरण दिया गया है विस्थापन, इससे हम वेग का समीकरण निकालेंगे। अब वेग का समीकरण कैसे निकलेगा हम पहले उत्तर में देख लेते हैं कि दिया है विस्थापन x बराबर gt² माइनस टी क्यूब। ठीक है, अब v का हम सूत्र रख देंगे, v बराबर क्या होता है dx/dt। अब x की वैल्यू हम यहाँ पर इनपुट कर देंगे। ठीक है, और यहाँ d/dt हो गया। ठीक है, अब इन्हें हम अलग अलग इसमें कर देंगे, लिख देंगे। 6 हमारा इधर ही रह जाएगा और d2 और dt हो जाएगा, यहाँ पर dt² है। ठीक है, और यहाँ dt, फिर माइनस यानी ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई होगी और नीचे नीचे मल्टीप्लाई होके इसमें ऐड की जाएगी। ठीक है, अब यहाँ d3 क्यूब है और dt है। ठीक है, अब इसमें हम कभी कभी कंफ्यूजन क्या होता है कि हम यहाँ से ऊपर ले गए और कैंसिल आउट कर दिया और सिर्फ जो भी बचा उसे हमने लिख दिया। ऐसे मान लीजिए अगर यहाँ ऊपर गया तो टी ही से बचेगा, ये तो आप भी जानते हैं, और यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा डी डी। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है, आपको इसमें थोड़ा और ध्यान देना होता है। तो इसमें जो है ये जो टी की घात होती है इसको जो है टी के गुणांक के रूप में लिखा जाता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। अब यहाँ नॉर्मल 6 तो हो गया, लेकिन टी का घात क्या है इसमें 2 है, तो इसके जो टी के गुणांक में क्या लिखा जाएगा 2 लिखा जाएगा। ठीक है, और उसी प्रकार जो है अब टी की यहाँ घात कितनी है 3 है। ठीक है, तो यहाँ नॉर्मल टी क्यों लिखा गया, यहाँ तो t² है, ये भी ऐड होना चाहिए। ऐसा नहीं, क्योंकि यहाँ से ये डी कैंसिल हो जाएगा और टी अगर ऊपर जाएगा तो नॉर्मल टी ही बच जाएगा, क्योंकि ये ऊपर गुणांक का जो हम जब गुणा भाग करेंगे तो ये हमें टी ही मिलेगा। ठीक है, अब नीचे ये भी ऊपर गया तो यहाँ पे एक घात कम हो जाएगी तो t² हो जाएगा। ठीक है, अब ये 3 कैसे आया, 3 ये आप जानते हैं कि इसकी जो ये घात है t² टी क्यूब है, सॉरी टी क्यूब है, तो इसकी जो ये 3 है ये इसके गुणांक के रूप में लिखी जाएगी। ठीक है, अब इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12t माइनस 3t²। अब हमसे कह रहा है कि किस, अब ये हमने जो है वेग का समीकरण निकाल लिया है। अब हमसे पूछा है किस समय वेग 0 है, तो हम सीधा सा मान लेंगे कि वेग बराबर 0। अगर हम ये मानेंगे तो हमें टी की वैल्यू, असल जो वैल्यू है वो हमें पता लग जाएगी। तो हम v बराबर फॉर्मूला रखें। अब v की अगर हम 0 मान लेते हैं तो 12t माइनस 3t। ठीक है, ये हो जाएगा। अब यहाँ कॉमन ले लेंगे 3t और बराबर 4 माइनस टी हो जाएगा। अब यहाँ प्रच्छांतर विधि का इस्तेमाल करेंगे तो t बराबर हमारा क्या आ जाएगा 4 सेकेंड, जो कि ये हमारा बी वाला सही उत्तर है। प्रश्न है कि किसी पिंड को क्षैतिज से कोण पर u वेग से प्रक्षेपित किया जाता है तो समय t के पश्चात पिंड का वेग प्रक्षेपण वेग के लंबवत हो जाएगा, जो निम्न प्रकार है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी हम देख लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें ये ऑप्शंस दिए गए हैं। तो हम जानते हैं कि जो है इसमें वेग में 2 घटक होंगे, यानी क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटक, जो कि हमारे इस प्रकार हैं। अब जो है इसमें आप जानते हैं अगर ऊपर की तरफ ऊर्ध्वाधर गति होगी तो यू आई बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी ये ऊर्ध्वाधर गति को दर्शाता है। ठीक है, तो अब जो कि हमसे कहा गया है कि ये लंबवत एकदम हो जाए। ठीक है, यानी हमारा जो भी पिंड का वेग था प्रक्षेपित वेग के लंबवत हो जाएगा। अगर जब ऐसा कभी होता है तो ऊर्ध्वाधर गति पर जो वेग का मान हमेशा 0 हो जाता है। ठीक है, यानी वो अधिकतम ऊंचाई पर अपनी पहुंच जाता है। तभी हम यहाँ जो यू आई बराबर 0 लिखें, ये इसीलिए है। ठीक है, अब यहाँ पर हमने फिर इसका समीकरण लिख दिया और उसके बाद हमने इसे सॉल्व किया तो टी बराबर क्या आ गया यू साइन थीटा अपॉन में जी, कि हमारा बी सही हो गया। अब 8वां हम देख लेते हैं। 8वां हमारा क्वेश्चन यही है कि एक कण त्रिज्या आर के वृत्ताकार पथ पर स्थिर गति v से गति करता है तथा समय t में वृत्त पूरा करता है। कण का त्वरण है, हमें त्वरण इसमें निकालना है। ठीक है, या ऑप्शंस हमें कुछ दिए गए हैं। ठीक है, तो हम अब जब कोई स्थिर गति में जो है वृत्ताकार पथ पर जो है कोई पिंड गति कर रहा होता है तो वो हमारा कोणीय, उस पर जो अगर कोई त्वरण लग रहा है तो वो केंद्रीय त्वरण होता है, जो कि ये हमें परिभाषा में स्पष्ट किया गया है। ठीक है, तो इसी बराबर v²/r हमने रख दी वैल्यू। ठीक है, अब v बराबर इसमें जो हमारी वैल्यू होती है वो 2πr/t के बराबर होती है। ठीक है, ये आप जानते हैं। तो हम इसे इसमें चूँकि v² दिया गया है तो हम इसकी फिर इसका स्क्वायर कर लेंगे तो हमारे पास कुछ ये वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पर केंद्रीय त्वरण है
केंद्रीय त्वरण में फीस का हम फॉर्मूले के हिसाब से हम इसका मान रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा एक स्पष्ट उत्तर आएगा 4 पाई स्क्वायर आर और टी स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें हम जानते हैं कि v बराबर 2 पाई r/t के बराबर होता है। तो यहाँ पर हम एक बार पुनः इसे हम सॉल्व करेंगे इसी समीकरण को, तो हम देखेंगे कि जो है इसको हम कुछ इस प्रकार हम लिख पाएंगे। ठीक है, कि 2 × 2 यानी 4 हो गया और पाई पाई इसमें इतना यहाँ से है, इसे इस प्रकार हम लिख पाएंगे। तो इसमें हम जब तुलना करेंगे तो हमें 2 पाई r/t इसमें मिल जाएगा और बराबर में v। अब v जो कि बराबर है, तो इसमें जो बचा है वो तो हमने पहले लिख लिया, जो इससे जो बना था v हमारा हो गया और बटे t हो जाएगा। ठीक है, यानी इसका मतलब सीधा सा मतलब ये है कि आप इसके अगर और गुणनखंड करेंगे तो इसमें एक फिक्स वैल्यू में जो मिलेगी वो v मिल जाएगी, और जो बाद में पद बच रहे हैं जो पद, उसे आप साथ में ऐड कर दीजिएगा। ठीक है, तो इससे हमें मिल जाएगा 2 पाई v/t, क्योंकि हमारा बी उत्तर सही है। ठीक है, अब हम आगे प्रश्न देख लेते हैं। 9वां, यदि किसी बिंदु पर कार्य करने वाले विभिन्न परिणामों के लिए n बलों का परिणाम 0 है तो n का न्यूनतम मान है। अब इसमें सीधा सा मतलब यही कहा गया है कि जो है अगर इसमें कोई भी बल लग रहे हैं तो वो समान नहीं होंगे। ठीक है, कोई असमान बल बताइए, लेकिन ये बताया कि कितने असमान बल लगाए जाएं कि जो है परिणाम 0 हो जाए। सीधा सा मतलब इसका ये है। तो इसे फिर हम एक उदाहरण के जरिए समझते हैं, तो भी हमें समझ में ये आएगा। ठीक है, तो हम अगर नॉर्मल हम देख लेते हैं, अगर एक F1 फोर्स यानी 10 F1 जो है ये 10 न्यूटन हटा देते हैं क्योंकि समान बल है ही नहीं। ठीक है, तो अगर एक बल लगाया गया F1 और दूसरा F2 लगाया गया, ठीक है, ये असमान बल हैं। ठीक है, तो इनका परिणाम 0 नहीं हो पाएगा। लेकिन यदि इनके ऊपर एक F3 बल लगाया जाए तो इनका परिणाम 0 हो जाएगा। ये एक तरफा एक प्रमेय भी होती है, तो आप इसका ध्यान रखिएगा। या अगर तीन असमान बल को अगर आपस में जोड़ा गया जाए तो जो है हमारा इसका परिणाम क्या हमेशा आता है, 0 आता है। ठीक है, तो यहाँ न्यूनतम जो मान हमें कितना होगा, हमारा न्यूनतम मान हमारा बल का 3 होगा, जो कि हमारा 3, ये सी वाला सही है। 10वां है, प्रक्षेप का प्रारंभिक वेग u बराबर 3i + 4j मीटर प्रति सेकेंड उच्चतम बिंदु पर वेग होगा, ये हमसे कहा गया है। तो ये इसमें जो है हमने पहले मान रख लिया। इसमें जो 3 है ये एक समीकरण के तौर पर दिया गया है, तो ये 3 जो हमारा क्षैतिज घटक होगा और 4 हमारा ऊर्ध्वाधर घटक होगा। अब हम देख लेते हैं उच्चतम बिंदु पर वेग की स्थिति क्या होगी, यानी एक पॉइंट से आखिरी वहाँ उच्चतम बिंदु की पॉइंट तक वैल्यू क्या होगी हमारी। ठीक है, अब प्रक्षेप की ऊर्ध्वाधर गति के कारण जब प्रक्षेप अपने उच्चतम बिंदु पर पहुंचता है तो ऊर्ध्वाधर वेग 0 हो जाता है। यानी कि अगर सीधा सा मतलब ये है कि इस पॉइंट से अगर इस पॉइंट तक गया, यानी अपनी अधिकतम ऊंचाई तक एक पिंड गया, तो इसका वेग कहें या ऊर्ध्वाधर वेग कहें, ठीक है, जो कि UI से लिखा जाता है, ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, इसका आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इसीलिए हम UI बराबर क्या हो गया, हमारा 0 हो गया। अब क्षैतिज वेग का हम विश्लेषण कर लेते हैं। क्यों, क्योंकि हम देखते हैं उच्चतम बिंदु पर प्रक्षेप का केवल क्षैतिज घटक ही सक्रिय रहता है। ठीक है, इसलिए क्योंकि उच्चतम बिंदु पर कुल वेग केवल क्षैतिज घटक के ही बराबर होगा। अब यहाँ क्षैतिज घटक की ही बात क्यों कही गई है, क्योंकि इस पर जो समय का प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए इसका मान जो भी है वो नहीं बदलने वाला। लेकिन यहाँ पे इसका मान 0 हो गया था। ठीक है, तो इसीलिए हमारा जो कुल वेग जो हमारा UX के बराबर होगा, जो कि हमारा 3 है। अब कुल वेग की हम गणना कर लेते हैं, चूँकि अब हमें पता है कि UI बराबर क्या है, 0। तो हम U बराबर फिर इसमें फॉर्मूले में रख लेंगे, तो वैल्यू से इनपुट कर देंगे तो आ जाएगा √9 और उसके बाद क्या आ जाएगा, 3। तो इससे में स्पष्ट है कि इस प्रकार उच्चतम बिंदु पर प्रक्षेप का वेग क्या हो गया, 3 मीटर प्रति सेकंड हो गया। अब प्रश्न नंबर हम 11 पर देख लेते हैं।
तो प्लस 10 के जो ऑप्शन में हम देख लेते हैं क्या है। तो 10वें में ऑप्शन में हमारा पहला सही है हो गया। ठीक है, अब 11वां देख लेते हैं जल्दी से हम। यदि बल की इकाई 1 किलो न्यूटन है तो लंबाई की इकाई 1 किलोमीटर है तथा समय की इकाई 100 सेकंड है तो द्रव्यमान की इकाई क्या होगी, ये हमसे पूछा गया है। तो नॉर्मल हम इसे फिर न्यूटन और मीटर में हम इसे कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, जिससे हमें इसकी कैलकुलेशन करने में आसानी रहे। अब यहाँ 100 सेकंड रखे हैं तो ना तो ये घंटे में दिए गए हैं ना तो मिनट में, तो इसीलिए हम इसे सॉल्व नहीं करेंगे। ठीक है, अब हम जानते हैं कि F का विमेय सूत्र या फिर कहें कि बल का विमेय सूत्र mLT-2 के बराबर होता है। ठीक है, इसी से हम M की गणना कर लेंगे यानी द्रव्यमान की। अब इसे हम कुछ इस प्रकार भी लिख सकते हैं M बराबर एफ टी स्क्वायर और बटे L। अब वैल्यू इनपुट कर देंगे तो हमारा बचेगा 100 का स्क्वायर जो कि 10,000 होता है। अतः द्रव्यमान M बराबर हमारा क्या हो गया, 10,000 kg हो गया। यही हमसे पूछा गया था। ठीक है, प्रश्न नंबर हम 13 देख लेते हैं। किसी वस्तु की समान रूप से त्वरित गति के लिए वेग समय ग्राफ बनाएं तथा दर्शाएं कि ग्राफ का ढलान वस्तु को त्वरण देता है। ठीक है, तो हमें एक समीकरण के तौर पर इसे दिखाना पड़ेगा। तो पहले आप इस ग्राफ को ध्यान से समझ लीजिए। ठीक है, उसके अनुसार आप इसकी यहाँ पर तुलना करके आप इसे स्पष्ट करेंगे कि एक ग्राफ का ढलान वस्तु को त्वरण देता है। ठीक है, तो एक समान त्वरित गति हम जानते हैं कि A बराबर होता है डेल्टा V बटे डेल्टा टी, और इसे हम ये भी लिख सकते हैं कि डेल्टा V अपॉन डेल्टा टी, जो कि हमारी ढाल किसके बराबर होती है। ठीक है, अब यहाँ पर हम ए बी और बी सी की तुलना कर लेंगे। ठीक है, तो आ जाएगा tan थीटा बराबर ए बी बटे बी सी हो जाएगा, जो कि हमारा v माइनस 0 और t माइनस 0 होगा। तो अर्थात tan थीटा बराबर क्या हो गया, v और बटे में t, जो कि a के बराबर होगा। इससे हमें स्पष्ट होता है कि जो है ग्राफ का ढलान जो है वस्तु को त्वरण देता है, जो और ये इसका एक सही उत्तर है। ठीक है, अब प्रश्न नंबर हम 13 में देख लेते हैं। एक कण को ऊपर की ओर फेंका जाता है, यह 5 सेकंड के बाद ऊंचाई h प्राप्त करता है तथा 9 सेकंड के बाद पुनः वापस आ जाता है। ऊंचाई h पर कण की गति क्या होगी। ठीक है, तो इसे थोड़ा और स्पष्ट करके हम समझ लेते हैं कि नॉर्मल एक पिंड है, हमसे कहा गया है कि इसे ऊपर की तरफ फेंका गया है। ठीक है, ऊर्ध्वाधर फेंका गया है और ये अपनी एक अधिकतम ऊंचाई तय करता है। ठीक है, और इसको पहुंचने में समय लगा है 5 सेकेंड। तो इस h पर जो है v का मान क्या होगा, ये हमसे पूछा गया है। तो हम जानते हैं कि कोई भी कण हो या पिंड हो, वो जब अपनी अधिकतम ऊंचाई पर पहुंचता है तो उसका वेग क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ठीक है, तो ऊंचाई जो हमारी यहाँ पर h थी, इस पर कण की गति क्या हो जाएगी, 0 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगी। यहाँ गति का मतलब आप वेग समझिए। ठीक है, तो अब इस प्रश्न में जो हम कण के हिसाब से देख लेते हैं कि 5 सेकंड में यह अधिकतम ऊंचाई पर पहुंचता है और 9 सेकंड के बाद वापस आ जाता है। इसका मतलब यह है कि कण का ऊर्ध्वाधर वेग अधिकतम ऊंचाई पर क्या हो गया, 0 हो गया। अर्थात ये है कि कण की गति अधिकतम ऊंचाई पर 0 की ओर और उसके बाद यह नीचे की ओर गिरना शुरू कर देगा। सीधी सी बात आप भी जानते हैं कि अगर कोई जो है पिंड ऊपर की तरफ गया है तो वो नीचे भी तो आएगा। तो यानी कि यहाँ पे इसकी स्पीड क्या होगी, 0 मीटर प्रति सेकेंड होगी और उसके बाद ये नीचे गिरना शुरू कर देगा। ठीक है, अब प्रश्न नंबर हम 14 देख लेते हैं। हमारा 13वां क्वेश्चन तो हमने सॉल्व कर लिया है। अब 14 ये है कि एक वायुयान जमीन के 3400 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। ठीक है, यदि वायुयान को 10 सेकेंड की दूरी पर स्थितियों द्वारा एक भू आलेखन बिंदु पर बनाया गया कोण 30 अंश है तो वायुयान की गति क्या होगी। ठीक है, तो इसमें हमें दिया है कि h बराबर 3400 मीटर। अवलोकन बिंदु से हम वायुयान की अगर हम दूरी ध्यान से समझें तो हमें इसकी दूरी नहीं दी गई है। ठीक है, लेकिन थीटा का मान हमें दिया गया है 30, समय दिया गया है 10 सेकेंड। ठीक है, अब इसमें हम त्रिकोणमिति का इस्तेमाल करेंगे। अब मैंने इसमें चित्र नहीं बनाया है तो आप इसे समझ के इसमें आप चित्र जो ऐड कर देगा जिससे कि ये उत्तर और स्पष्ट हो सके। ठीक है, तो हम अगर इस त्रिकोणमिति का इस्तेमाल करते हैं तो इसमें जो है tan थीटा बराबर h/d हो जाएगा। हम जानते हैं इसमें थीटा का मान क्या दिया गया है, 30 रखा गया था, हमने इसमें वैल्यूज इनपुट कर दी। अब हम आगे tan 30 का जो है मान रखेंगे।
तो हमारा tan 30 का मान कुछ ये होगा 1/√3/3400/d। हमने वैल्यू रख दी d बराबर 34/√3। अब यहाँ √3 की वैल्यू हमने 1.73 रखी है, ठीक है, जिससे हमें मान आया है 5888.8। वायुयान की गति हमें निकालने के लिए, गति का मतलब यहाँ पर आप चाल समझिए, ठीक है। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, यानी d/t, ठीक है। तो हमने इस पर मान रख दिया है, तो हमारा क्या आ जाएगा, टी तो हमें 10 सेकंड दिया गया था और डी हमने यहाँ से निकाल लिया था। तो हमसे जो है, हम इसे जब सॉल्व करेंगे तो वेग हमारा क्या आ जाएगा, 588.88 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, ठीक है। अब प्रश्न नंबर हम 15 देख लेते हैं। किसी प्रक्षेप की क्षैतिज सीमा पर क्या प्रभाव पड़ेगा जब प्रक्षेपण वेग को समान रखते हुए इसके प्रारंभिक वेग को दुगना कर दिया जाए। तो आप जानते हैं कि क्षैतिज सीमा जो है r बराबर u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी के बराबर होती है, तो आप जानते ही हैं। अब प्रश्न में हमें कहा गया है कि यदि प्रारंभिक वेग को दुगना कर दिया, यानी u जो हमारा है इसे हम दुगना कर दें, तो हम जानते हैं नया प्रारंभिक वेग जो है 2u के बराबर होगा, क्योंकि गुणा करेंगे तो 2u ही हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं कि इससे एक नया जो समीकरण बनेगा उसमें क्या डिफरेंस आते हैं इस समीकरण के तौर पर। तो अब क्षैतिज सीमा का समीकरण हम देख लेते हैं। तो इससे हमारा ये हो जाएगा, इसकी जगह वैल्यू रख देंगे, और स्क्वायर है तो इसलिए स्क्वायर भी हो गया। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 4u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। अब हम देख लेते हैं क्षैतिज सीमा के परिवर्तन क्या हुआ है, क्योंकि हमसे यही तो पूछा गया है कि इसमें जो है प्रारंभिक वेग को दुगना कर दिया जाए तो क्षैतिज सीमा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब इससे स्पष्ट है कि r डैश बराबर 4 गुणे, अब इसको हम तोड़ लेंगे जरा, तो u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में g आ जाएगा, ठीक है, जो कि किसके बराबर होता है, r के। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये जो है इसके r के बराबर होता है, इसीलिए हमने क्या लिख दिया, 4r लिख दिया है। अब हम जानते हैं कि इसलिए जब प्रारंभिक वेग को दुगना किया जाए तो क्षैतिज सीमा 4 गुना बढ़ जाती है। तो इसे स्पष्ट ये है कि आप जब भी वेग यानी u है इसको दुगना करेंगे तो इसकी जो क्षैतिज सीमा u की ये r है, ये कितने हो जाएगी, 4 गुना हो जाती है, यानी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये एक तरफा प्रमेय जैसी भी है, तो आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा, ये भी काफ़ी अक्सर परीक्षाओं में पूछी जाती है, ठीक है। अब प्रश्न नंबर हम 16 देख लेते हैं कि एक गेंद को 10 मीटर प्रति सेकंड के प्रारंभिक वेग के साथ एक टावर के शीर्ष से क्षितिज के 30 अंश के कोण पर फेंका जाता है। यदि यह टावर के आधार से 17.3 मीटर की दूरी पर जमीन से टकराती है तो टावर की ऊंचाई की गणना कीजिए। हमें जी का मान इन्होंने दिया है 10 मीटर प्रति सेकंड दिया गया है। हम इसका मान रख देंगे, तो प्रारंभिक वेग तो हमें दिया गया है कि u बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड, थीटा का मान हमें दिया गया है 30 अंश, और ए जो है हमारा जी यानी 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, इन्होंने हमें पहले ही प्रश्न में दिया है। अब वेग के लिए हम जानते हैं कि एक क्षैतिज घटक होता है, एक ऊर्ध्वाधर घटक होता है, ठीक है। तो हम इन्हें इसमें इसका मान निकाल लेंगे। तो इसका मान हम इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि आगे के जो हम क्वेश्चन आगे जो कैलकुलेशन होगी उनमें इनकी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो हम क्षैतिज घटक यू एक्स निकाल लेते हैं। तो इसमें हम जब cos 30 और 10 की मल्टीप्लाई करके निकालेंगे आंसर, तो हमारा आएगा 5√3 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। ऊर्ध्वाधर घटक तो हम जानते हैं इसमें साइन की वैल्यू 30 रख देंगे और यू हमारा 10 है ही है, तो इसमें हम कट आउट कर देंगे तो 5 मीटर प्रति सेकंड ये उत्तर आ जाएगा। अब हम ये देखना चाहते हैं कि गेंद जो है का उड़ान का टोटल समय क्या होगा। तो आर तो हम जानते हैं कि यू एक्स आर बराबर यू एक्स पॉइंट टी हो जाएगा, यानी यू एक्स इंटू टी हो जाएगा। अब इसे हम टी बराबर आर बटे यू एक्स भी हम लिख सकते हैं। यहाँ पर एक मैंने वैल्यू मिस कर दी जो कि है आर बराबर 17.3 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारी आर है ये हमारी क्या आ गई, 17.3 हो गई, ठीक है। अब ये 17.3 कैसे आ गई, क्योंकि आधार से जब भी कोई दूरी इसमें तय की गई होगी तो वो हमारी क्षैतिज सीमा ही होती है जो कि हमारी आर होती है, ठीक है। इसका आप ध्यान जरूर रखिएगा। तो हमने इसमें वैल्यू रख दी तो हमारा कुछ मान आ जाएगा 2 सेकेंड, ठीक है। यहाँ पे इसको कैंसिल आउट कर दिया तो हमारे पास आएगा 2 ही सेकेंड, ठीक है। अब टावर की ऊंचाई के लिए हम इस समीकरण का इस्तेमाल करेंगे, एस बराबर यू टी प्लस 1/GT², ठीक है। अब यू हमारा जो है ऊर्ध्वाधर गति के लिए होगा यू वाई, ठीक है। इसका आप ध्यान रखिएगा। अब आगे हम देख लेते हैं कि आगे क्या इसमें सॉल्व किया गया होगा। तो इस बराबर हम इसका मान रख देंगे, तो 5 × 10 + 1/2 × 10 × 2 × 2, ठीक है।
यहाँ स्क्वायर था तो मैंने गुणे में ही लिख दिया है, ठीक है। तो आप इसे स्पष्ट तौर से समझ लीजिएगा। अब यहाँ पर मैंने थोड़ा कैंसिल आउट किया है, पर ऐसा नहीं यहाँ पर किया गया है। इसमें 5 दूनी कितना हो गया, 10 हो गया। अब मैंने यहाँ पर कैंसिल, पहले मैंने यहाँ किया था लेकिन यहाँ पर गलत इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पर प्लस है और इससे यहाँ पर ये नहीं कट पाएगा, ठीक है। हम इसी के यहाँ पर काट सकते हैं, इस बात का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो 5 गुणे 2 यानी 10 हो जाएगा और इधर हम अगर करेंगे तो हमारा 20 हो जाएगा। यानी टावर की कुल ऊंचाई कितनी आ गई हमारी, 30 मीटर आ गई। अब क्वेश्चन नंबर हम 17 देख लेते हैं। वेक्टर योग के समांतर चतुर्भुज का नियम बताएं और एक दूसरे के साथ एक कोण पर झुके हुए दो वेक्टरों के परिणाम और दिशा ज्ञात कीजिए। तो ये कुछ उसका चित्र है जिससे हमें स्पष्ट होता है कि वेक्टर योग का समांतर चतुर्भुज का नियम, ठीक है। तो ये कुछ नियम लिखा हुआ है, आप इसे ध्यान से जरूर समझ लीजिए। फिर हमने यहाँ पे इसकी तुलना की गई है, तो इससे हम यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार इसे हमने सॉल्व किया है पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करके, ठीक है। तो आगे फिर हमें एक सटीक मान जो है हमें r बराबर जो है √a² + b² + 2ab और डॉट cos थीटा दिया गया मिल गया है, ठीक है। अब इसमें हमें दिशा भी पूछी गई थी, तो वेक्टर की जो है इसमें दिशा जो है tan जो है इसमें दी गई है कि ये हमारी एक फिक्स वैल्यू हमें मिल गई है, यानी वेक्टर्स की हमें दिशा क्या होगी, ये जो हमें समीकरण मिल गया है यही हमारी वेक्टर की दिशा होगी, ठीक है। आप इसके जरिए जो है आप किसी भी दो वेक्टर्स की जो है दिशा निकाल सकते हैं, ठीक है। अब प्रश्न नंबर हम 18 देख लेते हैं कि इसमें क्या हुआ है। तो एक गेंद को एक बहुमंजिला इमारत के शीर्ष से 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से के ऊर्ध्वाधर के साथ ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है। जिस बिंदु से गेंद फेंकी जाती है उसकी ऊंचाई जमीन से 25 मीटर है और गेंद कितनी ऊंचाई उठेगी, गेंद को जमीन से टकराने में कितना समय लगेगा, इसकी हमें गणना करनी है और जी का मान हमें 10 मीटर प्रति सेकंड लेना है, ये हमें बताया गया है। तो आप थोड़ा सा इसे समझ लीजिए, ठीक है। मान लीजिए कि ये एक बहुमंजिला इमारत हो गई, ठीक है। तो इसमें हमें कहा गया है कि इस पिंड को जो है ऊपर की तरफ फेंका गया है, लेकिन इस जो बहुमंजिला इमारत है इसकी जो है ऊंचाई हमें कितनी दी गई है, 25 मीटर दी गई है, ठीक है। 25 मीटर दी गई है, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर है, देखिए ये बहुमंजिला एक इमारत हो गई और यहाँ से जो है इस पॉइंट से यहाँ फेंका गया है जो कि क्या है, 20 मीटर प्रति सेकंड है। ये क्या है, प्रारंभिक वेग से में फेंका गया है, ठीक है। और यहाँ बहुमंजिला इमारत की जो ये ऊंचाई है 25 मीटर दी गई है, ठीक है। अब हमें बताना है कि गेंद कितनी ऊंचाई तक ये उठेगी, ठीक है। तो हम इसमें अधिकतम ऊंचाई का सूत्र लगाएंगे, यानी कि v बराबर u² - 2gh, ठीक है। अब यहाँ पर हमने इसका इस्तेमाल क्यों किया है इसमें, जबकि h तो हमें दिया ही गया है। असल में हमें इस बिल्डिंग का h दिया गया है, ना कि यहाँ से इस पिंड के ऊपर तक जाने में, तो हम इसके लिए ही इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें हमने इसका मान रखा, तो h बराबर हमारा क्या हो गया, 20 मीटर प्रति सॉरी h जो है वेग नहीं होता है, तो इसीलिए हम सिर्फ h बराबर 20 मीटर ही होगा, ठीक है। तो अब चूंकि ये 20 है, 20 मीटर, तो अब जो है अगले तो इसका मतलब यह है कि गेंद अपने प्रारंभिक वेग ऊंचाई से 20 मीटर ऊपर जाएगी। चूंकि प्रारंभिक वेग 25 मीटर है, इसका मतलब ये है कि यहाँ से जो है ये ऊपर तक अधिकतम ऊंचाई तक कितना गया है, 20 मीटर गया है, ठीक है। तो हमारी कुल अधिकतम ऊंचाई कितनी हो गई, तो इन दोनों का अगर हम जोड़ दें तो कितना आ जाएगा, 45 मीटर हो जाएगा। यानी गेंद द्वारा तय की गई अधिकतम ऊंचाई कितनी है, 45 मीटर है, ठीक है, ठीक है। एक तो ये नीचे बहुमंजिला इमारत की हो गई ऊंचाई, और ये पिंड के द्वारा ऊपर अधिकतम ऊंचाई पर पहुंचने में ऊंचाई भी 20 मीटर है। तो इसकी वजह से अगर हम गेंद की पूरी अधिकतम ऊंचाई निकालना चाहेंगे तो हमें दोनों को ही ऐड करना होगा, जो कि इस प्रकार है कि h मैक्सिमम 25 + 20 = 45 मीटर हो गया। अब गेंद
उसका ज़मीन पर टकराने का समय भी हमसे पूछा गया है। तो हम इसका सूत्र रख देंगे। v तो हम जानते हैं कि ऊपर की तरफ जाएगा तो 0 हो जाएगा। ये हम ज़मीन से ऊपर की तरफ गेंद का जो है वेग गेंद का जो है समय निकाल रहे हैं, यानी ऊपर की तरफ जब जाएगा तो इसको कितना समय लगेगा। तो हमने इसमें मान रख दिया है। तो हमारा ऊपर की तरफ गति में कितना समय लग रहा है, 2 सेकेंड। अब नीचे में आने में लगेगा कितना समय, ये हमसे पूछा गया है। तो अब इस बात को अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पर तो जाने में इन्हें 2 सेकेंड लगे थे, ठीक है। लेकिन जब वो वापस आएगा तो ये तो दूरी इसमें है ही है, उसके साथ ये भी दूरी जो ये 25 मीटर ये भी जो है काउंट की जाएगी। तो इसके हिसाब से हमें फिर नई ऊंचाई के हिसाब से जो है हमें इसे सूत्र को लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो इस प्रकार हम नीचे लिख रहे हैं कि नीचे आने में लगा समय क्या है, h बराबर u बराबर तो 0 ही हो जाएगा और h बराबर क्या होगा 45 मीटर हो जाएगा। अब यहाँ ut भी हमने लिख सकते थे जो कि uv के बराबर हम कर सकते थे, लेकिन हम जानते हैं u 0 हो जाएगा तो ut का वहाँ पर कोई महत्व रह ही नहीं जाएगी, इसीलिए हमने ut को यहाँ पर नहीं ऐड किया है। अब इसमें हम मान रख देंगे तो सॉरी यहाँ पर वैल्यू आ जाएंगी तो यहाँ पर अंडर रूट नहीं हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा, ठीक है। तो अंडर रूट 9 बराबर 3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो अंडर रूट 9 बराबर 3 ही हो जाएगा, ठीक है। अब हम टोटल समय निकाल लेते हैं, यानी कि यहाँ से इसमें जाने में समय, तो इसमें तो इसका समय अगर 2 सेकेंड है और इसका नीचे आने में भी कितना आ गया 3 सेकेंड आ गया। इनको जब दोनों को जोड़ेंगे तो ये पता लगेगा कि कोई जो गेंद ये ऊपर गई थी इसको नीचे में आने में कितना समय लगा गया है, ठीक है। तो यही हमसे पूछा गया है, तो हम इसी को निकाल लेते हैं। तो अब जो है ऊपर की तरफ जाने में और नीचे आने में समय लगेगा तो हम 5 सेकेंड इसमें ऐड कर देंगे, यानी 2 + 3 कितना हो गया 5 सेकेंड हो गया। अब इसमें इसका मतलब ये हो गया कि पहला जो है अधिकतम ऊंचाई 45 मीटर होगी और दूसरा गेंद की ज़मीन पर टकराने में कुल 5 सेकेंड लगेंगे, ठीक है। अब जो है आखिरी के 2 प्रश्न हम देख लेते हैं कि 19वां हमारा ये है कि ग्राफिकल विधि का प्रयोग करके गति का दूसरा समीकरण निकालिए। तो हमने ये ग्राफ बना दिया है और इसमें जो है अगर हम AB और CD की इसमें तुलना करेंगे तो हमें कुछ इस प्रकार की गणना देखने को मिलेगी, जिससे हमें ये सिद्ध होता है कि S बराबर ut + 1/80², ठीक है। तो ग्राफिकल विधि से इसे इस प्रकार हम इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसमें प्रश्न नंबर 20 है। तो ये प्रश्न नंबर 20 आप खुद से करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ये प्रश्न को आप जितनी गहराई से समझ पाएँ उतना ही आपके लिए बेहतर होगा, ठीक है। अगर आपको ये क्वेश्चन अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, तो हम इसके लिए हम अलग से इसको सॉल्व करके आपके लिए वीडियो अपलोड कर देंगे, ठीक है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बगल में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, जिससे कि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। मिलते हैं अगली वीडियो में।